हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने इससे पिछले की वीडियो में एकदम अच्छे से पढ़ रखा है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और उसके बारे में कई सारे नियम जो होते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने बता रखा है। वैसे पिछली की वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत कुछ जान रखा है। थोड़ा उसको एक बार रिकेप करते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, कैसे होता है ये भी हमने पढ़ रखा था। जब प्रकाश किसी एक माध्यम में जाता है और जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, ये माध्यम दूसरा होता है, ये माध्यम अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात होती है कि विरल माध्यम और होता है सघन माध्यम। अब सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है। पदार्थ मतलब कि जो चीज़ इस माध्यम एक में रखी हुई है। ठीक है, माध्यम एक में जो चीज़ रखी हुई है, माध्यम में दो चीज़ें जो चीज़ रखी हुई है, जो द्रव है, जो भी ठोस है, जो गैस है, जो भी रखा हुआ है वो कैसा, ठीक है, वो सघन है या विरल है कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो इसमें कांच रखा हुआ है, ठीक है, कांच। अब कांच कैसा होगा, कांच आपको पता है सघन होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पास पास होंगे, इसलिए वो कैसा होगा, सघन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मान रहे हैं कि विरल कैसा होगा, ये गैस वाला है, यानी कि इसमें हम मान रहे हैं कि इसमें वायु, ठीक है, इसमें क्या है, वायु यानी कि एयर। और इसमें क्या है, हमने मान लिया कांच है, इसलिए सघन। ठीक है, इस तरीके से हम कह रहे हैं। और विरल और सघन अपवर्तनांक के हिसाब से होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझेंगे। पहले ये समझो कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित रहती है। जैसे इसमें ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन टेढ़ी हो गई। तो ये क्या हो गया, अपवर्तनांक, अपवर्तन, तो इसको बोलेंगे अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया प्रकाश का अपवर्तन। अब समझते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को समझते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रट्टा मारो, अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझोगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से याद होगी। देखो, अपवर्तनांक होता क्या है बेसिकली, ये आप समझो। अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी, यानी जब कोई किरण किसी एक माध्यम से, वो माध्यम हो सकता है विरल सघन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये माध्यम कैसा है, ये भक्त माध्यम माने, कोई भी माध्यम हो सकता है, जिसको माने एयर यानी कि वायु को माध्यम। ठीक है, और उसके बाद जब ये किरण, ये जो किरण है, कोई भी प्रकाश की किरण है, वो क्या जाती है, वो किसी दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में जाती है, एक बार टेढ़ा यानी बेंड हो गई, ये इसका होता है। ठीक है, ये विलंब होती है। अब ये प्रकाश की किरण जानी तो ऐसी चाहिए, ऐसी ऐसी जानी, लेकिन ये गई कैसी, टेढ़ी हो गई। तो ये प्रकाश का क्या हुआ, यहाँ पे अपवर्तन की घटना हुई। तो ये प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना हुई यहाँ, और जो ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इसमें ये वाली जो किरण, ये आने वाली, इस वाले माध्यम को हम ग्लास का माध्यम मानते हैं, यानी कि हाँ, ठीक है, ये ग्लास, ये सेकंड माध्यम। ठीक है, तो ये जब प्रकाश की किरण इस तरफ आई, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जब जा रही है तो उसके बीच में कितना अंतर आया, हम देखो कितना अंतर आया, जानी ऐसी थी, लेकिन जो अंतर आया वो अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। मतलब कि इस पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है, एक माध्यम से जाती है, तो वह दूसरे माध्यम में जाते वक्त थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, दूसरे मार्ग में थोड़ा विचलित हो जाती है। तो जो पहले माध्यम का जो एंगल है, यानी ज्या, क्या है, ज्या, ज्या को हम क्या कहते हैं, साइन। ठीक है, तो इसको साइन आई बोलते हैं, ये साइन डी। ठीक है, और जो दूसरे माध्यम का जो ज्या है, यानी दूसरे माध्यम की ज्या ये वाली, ये भी साइन, लेकिन हम इसको साइन क्या मानते हैं, इसको आर मान लेते हैं, तो ये साइन आर हो गया। तो जो इसका अनुपात होता है, जो इसका अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसको हम एन से लिखते हैं, यानी क्या है, अपवर्तनांक यानी नियतांक। ये कह रहा है कि यही प्रकाश का अपवर्तनांक होगा। क्या होगा, जब प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले माध्यम यानी कि माध्यम एक, प्रथम पहले माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक मतलब कि इतना जो यहाँ पे टेढ़ा हो गया, यही अपवर्तनांक होता है। मतलब कि ये
थोड़ा सा मतलब विचलित हो जाता है, इधर उधर होता है, वो अपूर्णांक होता है। नहीं वहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं जो ये यहाँ पे अंतर आया वही होता है कि प्रकाश का जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रथम माध्यम यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक कहलाता है कहते हैं। ये समझ में आता है। तो ये होता है अपवर्तनांक, ठीक है, ये अपवर्तनांक होता है। अब अपवर्तनांक को लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये पहला माध्यम हमने पहले लिखा, दूसरा माध्यम हमने बाद में लिखा, और अपवर्तनांक इन्हें मिला हमने बीच में डाल दिया। ये किसके बराबर होगा, साइन आई और अपान साइन आर, इसके बराबर होगा साइन आई अपान साइन आर, ये इसके बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा कि किसको क्या बोलते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि ये अपवर्तनांक एक्चुअली में है क्या। देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अपवर्तनांक है क्या। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में जाती है और जब प्रकाश की एक माध्यम में जाती है तो उसका एक माध्यम के सापेक्ष तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष को अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट समझो, ये जो अपवर्तनांक है वो इसकी ज्या यानी कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है उसके बीच की ज्या के अनुपात के बराबर ये होता है। अपवर्तनांक किसके बराबर होगा कि आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण जो होता है उसके अनुपात के बराबर ये कोण, ठीक है। तो हर एक माध्यम के लिए अलग अलग अपवर्तनांक हो सकता है, यानी कि अगर एयर माध्यम है तो यहाँ पे अपवर्तनांक अलग होगा, ग्लास माध्यम है तो अपवर्तनांक अलग होगा। यानी हर एक माध्यम में जो अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग हो सकता है, वायु का अलग अलग हो सकता है, ग्लास का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस माध्यम का अपवर्तनांक किस में कितना होता है। तो यहाँ पर समझो अपवर्तनांक जो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, वायु जैसे ऊपर कोई माध्यम है नीचे जो माध्यम है, तो नीचे का जो माध्यम होगा यदि ऊपर वाला माध्यम से कोई मतलब सेकंड का जो माध्यम है उसमें अगर वायु है, ठीक है, वायु के सापेक्ष अगर माध्यम है तो उसमें जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 1.003, इतना होगा, इतना अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो और इसी प्रकार जल में 1.33 होता है, बर्फ में 1.31 होता है, और कांच में कितना होता है 1.52 होता है, और हीरे में 2.4 होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसमें होता है तो आप क्या बताओगे, हीरे में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, कितना होता है 2.42, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे सबसे कम किसमें होता है तो आपको बताना वायु में कितना होता है 1.00, ठीक है। ये पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए 100% याद रखिए, ठीक है। कि वायु में कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसमें होता है, हीरे में 2.42, और सबसे कम किसमें होता है वायु में होता है 1.003, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक की निर्भरता जो होती है वो मेनली 4 तरीके से होती है। इसको समझिए कि अपवर्तनांक निर्भर किस पर करता है। अगर कोई भी अपवर्तन हो रहा है तो उसमें जो अपवर्तनांक होगा वो किस पर डिपेंड करता है, ये हमको समझना है। डिपेंडेंसी हमको समझना है, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको समझो यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ कैसा है इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ मतलब कि उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब समझो उसके अंदर गुण कौन सी, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, ठीक है। और उसके बाद है पदार्थ की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब कि पदार्थ ठोस है या फिर पदार्थ द्रव या फिर पदार्थ गैस, पदार्थ किस फॉर्म में है, तीनों स्टेट में, इस पर डिपेंड करता है कि उसका अपवर्तनांक कितना होगा। अब मैं एक से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रकाश मतलब सॉरी आप ये बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती है या फिर और भी होती है, जो भी होती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ की अवस्था पर डिपेंड करता है, ठोस होगा तो अलग होगा, द्रव होगा तो अलग होगा, गैस होगा तो अलग उसका अपवर्तनांक हो सकता है। और उसके बाद 3 नंबर में है कि पदार्थ का टेम्परेचर, यानी पदार्थ का ताप अगर कितना है कैसा है, ये हमको अगर पता चले तो हम बता सकते हैं उसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। अगर पदार्थ का ताप ज़्यादा है या कम है तो अपवर्तनांक अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पदार्थ की ताप पर, ठीक है।
अब फोर्थ पॉइंट है जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अपूर्णांक क्या करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे ना कि अपूर्णांक कितना। तो जो अपूर्णांक प्रयोग कर रहे हैं तो अपूर्णांक में जो हम उसमें रंग डाल रहे हैं, यानी सॉरी प्रकाश का जो रंग डाल रहे हैं, तो प्रकाश का रंग जो है उस पर भी डिपेंड करता है अपूर्णांक। ठीक है, प्रकाश के रंग के ऊपर भी डिपेंड करता है अपूर्णांक कैसा। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। प्रिंट में मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, हो सकता तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का रंग कितने होते हैं, तो आपको पता है 7 कलर होते हैं। तो प्रकाश के रंग में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग के प्रकाश में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग में होता है, तो आप उसका उत्तर बताओगे बैगनी। कौन सा होता है, बैगनी। याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल में 1 नंबर में पूछ लिया जाए, फिर आप देखते रह जाओ। तो बैगनी कलर का जो रंग होता है प्रकाश का बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। सेकेंड है कि सबसे कम फिर किसमें होता है, तो सबसे कम होता है लाल। ठीक है, तो ये जो होगा सबसे अधिक होगा, ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। तो सबसे कम किसमें होगा, लाल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अपवर्तनांक का सारा कुछ मैंने खत्म कर दिया है और मैं लास्ट में इसके न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा जब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल आराम से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन में अपवर्तनांक क्या होता है, पूरा निचोड़ इसमें कर दिया अपवर्तनांक के बारे में। आप इससे कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हो कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और अपवर्तनांक को सूत्र, और अपवर्तनांक की निर्भरता, और अपवर्तनांक के जो भी होते हैं जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, सभी का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जितने भी मैंने अपवर्तनांक बताए हैं, जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.003, ठीक, कांच का 1.52, इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में सारे लिख सकते हो। हम आपके उस कमेंट को पिन जरूर करेंगे। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।